वो क्या पता राम जी को बोलने के वो हीरो है तब के, उन्होंने मूवियां बनाई हुई हैं, क्या पता वो ऐसा ही बोल सकते हैं। जो अब गीता, यानी कि आप मानते नहीं, यानी कि आप मानते हैं कि पुष्पक विमान उस टाइम हवाई जहाज था। कश्मीर को सौदा करने के लिए लाहौर गए थे जिन्ना के पास, और उस शेख अब्दुल्ला की बदौलत हमारे जम्मू कश्मीर की आज जो हालात है आज वही पैदा हुई है। और लड़कियां और यूथ जो हैं जब प्रदर्शन करने वहां पे आए तो वहां पे लाठियां उनको मारी गई, उनको उठा उठा के गाड़ियों के जरिए जेल में भरा गया। ये किसका, हम भारत के रहने वाले नहीं, हमको हक नहीं मिलेगा। हम भारत के रहने वाले, हम भारत से हक लेंगे। शेर इसीलिए है नाम मेरा, ना शेर डरता है, ना शेर झुकता है, ना शेर बिकता है, ना शेर थकता है। जब शेर घर से निकलता है गीदड़ भाग जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर का युवा 90% ड्रग्स की तरफ जा रही है, ड्रग्स कर रही है, बेचैनी में है, बेकरारी में है। कब तक जनाब बर्दाश्त करेंगे, किसको फरियाद करेंगे? नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। यहाँ से कुछ ही दूर देश की संसद है और देश की संसद के पास ही कश्मीर से कुछ लोग आए हुए हैं। कश्मीर में एक बड़ा बदलाव हुआ था 5 अगस्त 2019 को। आर्टिकल 370 और 35 से निष्क्रिय कर दिया गया था, हटाया नहीं गया था, निष्क्रिय किया गया था। उसको ज़रा बारीकी से समझिएगा। उसको निष्क्रिय होने के बाद ये कहा गया था कि इस देश कश्मीर में बहुत ही इंडस्ट्रीज आएंगी, बहुत रोज़गार बनेगा और शांति कायम होगी। पथराव रुक गए लेकिन शांति का मतलब सन्नाटा नहीं होता। उसको आपको बड़ी बारीकी से समझना है और यही बातें इनसे आज समझेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, क्यों आज ये दिल्ली में आए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, क्या मुद्दे हैं आपके? शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम है पीरज़ादा मोहम्मद शफी और बब्बर शेर। हाँ। सबसे पहले मैं जनाब एक चीज़ बताऊंगा। 5 अगस्त 2019 भाजपा सरकार ने एक बहुत बड़ा डाका डाला है जम्मू कश्मीर में। हाँ। उस टाइम उन्होंने वादा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री खोलेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। सारे वादे आज तक जनाब झूठे निकले हैं। कोई वादा उन्होंने सच नहीं किया है। इसीलिए आज मजबूर हो गए हम जंतर मंतर पे बैठने के लिए कि मैं 3 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे साथ ये भाई साहब भी है। 3 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। 3 बार मैंने निमंत्रण दिया था अदर प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से। अभी तक कोई गौर खोज नहीं हुआ। एक तो जम्मू कश्मीर का जो युवा है, जो पीजी करके डिग्री करके, उनको रोजगार देना चाहिए। और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डिलीवरी 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलाइज करना चाहिए। तीसरा डिमांड हमारा J&K पुलिस 17,000 स्कॉलर्स मिलना चाहिए। चौथा डिमांड, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब लाखों की सूट पहनते हैं, मेरा SPO 5,000 तनख्वाह लेते हैं और J&K A-टीम गार्ड्स वो भी 5,000 तनख्वाह लेते हैं। जनाब अब मुझे बताओ आजकल क्या आते हैं 5,000 में? अगर बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी है तो जो सेंटर में मिलना चाहते वो कश्मीर में भी मिलना चाहिए। अगर हक मिलना है। अब देखिए, देश की जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी बड़ा विश्वास रखती है। आप भी थोड़ा विश्वास रखिए, सब्र रखिए, होगा, सब कुछ होगा धीरे धीरे। जब तक जम्मू कश्मीर का युवा खत्म हो जाएंगे। आज जम्मू कश्मीर का युवा 90% ड्रग्स की तरफ जा रही है, ड्रग्स कर रही है, बेचैनी में है, बेकरारी में है। कब तक जनाब बर्दाश्त करेंगे, किसको फरियाद करेंगे? पहले जो सरकार थे वो सुनता है किसी का फरियाद। आज अल्लाह के बगैर कोई फरियाद नहीं सुनता है जनाब। आप कह रहे हैं मोदी जी की वजह से फरियाद सुनता है सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए। मैं जनाब क्या बताऊंगा, मैं गुस्सा नहीं करता हूं मगर गुस्सा आता हूं। क्यों? हमारा जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की हमारी माँ वो आज रो रही है, जम्मू कश्मीर की बेटी वो आज रो रही है। जनाब किसको फरियाद बताएंगे? क्या हम भारत के रहने वाले नहीं है? क्या हम बोल रहे हैं कि भारत का जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है? यही अटूट अंग है। जम्मू कश्मीर के माँ के साथ सोतोली माँ का सलूक कर रहे हैं जनाब। किसको जनाब बताएंगे? आप कह रहे हैं कि कश्मीर का युवा मोदी जी की वजह से ड्रग्स कर रहा है। जिनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार जिन्होंने पीजी करके, जिन माँ बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज वही बच्चे घर में टेंशन में है। मोदी जी तो फिर रोजगार तो पकौड़े देना है, रोजगार तो फिर पकौड़े तलने को भी कहते जो मुल्क चलाने वाले हैं उसको रोजगार देना है जनाब। मैं तो नहीं देना है, मुझे नहीं देना है, ये तो मुल्क चलाने वाले को देना है।
मोदी जी थोड़े बड़े मुद्दों में ज्यादा व्यस्त हैं, वो इतना कहाँ ध्यान दे रहे होंगे। क्यों, उनको बच्चों की फिक्र नहीं, वो व्यस्त है अंबानी और अडानी के लिए। हाँ। वो तो जम्मू कश्मीर के लिए व्यस्त नहीं है, अडानी अंबानी के लिए व्यस्त हैं। वो व्यस्त है उन्हीं के लिए, बाकी जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है जनाब। अडानी अंबानी भी देश के लोग हैं। वो तो है देश के लोग, पहले उनको गरीब लोगों का ख्याल करना है। उन्होंने गरीब लोगों का खून चूसा है, गरीब लोगों का खून चूसा है। अंबानी और अडानी का जेब भरा है। हाँ। मैं जनाब इतना बताऊंगा। अच्छा। हम तंग आ चुके हैं जनाब, हम भी भारत के रहने वाले। हम प्यार नहीं करते हैं पाकिस्तान से, हम प्यार नहीं करते हैं चाइना से, हम प्यार करते हैं भारत से, मोहब्बत करते हैं। हम 1947 से हमने तिरंगा उठाया, क्या हम भारत के रहने वाले नहीं हैं? अगर यहाँ ये हमारा इतना बड़ा मुल्क है। मीडिया तो बताती है लाल चौक पे कभी तिरंगा नहीं फहरा। किसने बोला जनाब? मीडिया बोलती है बहुत सारी। झूठ बोलते हैं जनाब। हाँ। मैंने 12 अगस्त खुद ही तिरंगा उठाया पूरे J&K में। 12 अगस्त को 12 अगस्त को तिरंगा मैंने उठाया। अच्छा। 12 अगस्त को मैंने तिरंगा उठाया। अकेले जाता हूँ, शेर तो अकेले जाता हूँ, शेर किसी के साथ नहीं जाता हूँ। आपने देखा नहीं, पूरे हिंदुस्तान पूरे भारत के लोग मुझे जानते हैं। हाँ। बब्बर शेर के नाम, बब्बर शेर के नाम, नाम। बब्बर शेर के नाम से शेर इसीलिए है नाम मेरा। ना शेर डरता है, ना शेर झुकता है, ना शेर बिकता है, ना शेर थकता है। जब शेर घर से निकलता है गीदड़ भाग जाते हैं। ना शेर किसी को डरता है, ना शेर किसी को झुकता है, शेर सिर्फ डरता है। देश की जनता तो फिर मोदी जी को भी शेर बोलती है, वो भी निडर होंगे फिर। शेर तो वो है जो लोगों के बहबूद के लिए काम करे। मोदी जी शेर हैं कि नहीं है? कौन? मोदी जी शेर है? आपको पता है शेर है या नहीं? मैं नहीं क्या मानूंगा हुआ? शेर, मैं नहीं मानूंगा शेर जनाब। क्यों? शेर तो उसको मानूंगा जो गरीब मजलूमों को काम करेंगे। आज गरीब मजलूम रो रहे हैं, उनके लिए काम करना चाहिए। ये कुर्सी के लिए काम नहीं करना चाहिए। कम से कम जो आप लोगों ने, भाजपा लोगों ने डाका डाला है, उस डाके के बदले कुछ कर रहा है जम्मू कश्मीर में। अगर बोल रहा है जम्मू कश्मीर अटोटंग है, यही अटोटंग है जम्मू कश्मीर के साथ। सोतोली माँ का अब तो काफी स्थितियां बेहतर हो गई होंगी। अब देखिए बीजेपी समर्थक काफी सारे प्लॉट खरीदेंगे कश्मीर में। जनाब आप आ जाओ एक दिन कश्मीर में। हाँ। मैं दिखाऊंगा आपको हालात जम्मू कश्मीर में। पूरे कश्मीर में घुमाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपकी जम्मू कश्मीर में क्या हालात है। ये जो भाजपा वाले बोल रहे हैं ना, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनके पास झूठ की बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं। ये गुमराह करते हैं भारत के लोगों से, गुमराह करते हैं। बाकी वही जो 1947 से 1990 में हालात थे, वही है आज कश्मीर में। दोबारा 90 वाले हालात। सिर्फ वही एक काम हो गया, पत्थरबाजी बंद हो गया। यही काम, पत्थरबाजी बंद हो गई, ये एक बेहतर है। ये बंद हो गया। हाँ, हाँ। बस बाकी कोई कुछ नहीं बंद हुआ। हमारा 30-40 साल हमारा कश्मीर पीछे जा रहा है, नया तो नहीं बन रहा है। आप एक काम करना, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर के लोग कैसे मेहमान नवाजी लोग हैं। हम आपके ताबेदार हैं, आप आ जाओ हमारे साथ, मैं दिखाऊंगा। ये भाजपा वालों को मैं पोल खुलवाऊंगा, दिखाऊंगा वहाँ की हालात, सड़कों की क्या हालात, युवाओं की हालात। हर दिन लोग रोड पर निकलते हैं। अभी कश्मीर में काफी सारे लोगों की हत्या भी हुई है, और जो कथित मेनलैंड इंडिया से आते हैं, हालांकि मैं उस शब्द से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जो कश्मीर के बाहर से लोग कश्मीर में नौकरियां करते हैं, बैंकों में, स्कूलों में, उनकी हत्याएं हुई हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो इसकी जिम्मेदारी है सरकार को। हाँ। सरकार को उनको सुरक्षा फराहम करना चाहिए। हाँ। सरकार को, हम भी कोई भरोसा नहीं है। जब सुबह घर से निकलता है, ये कोई भरोसा नहीं है शाम को घर में वापस आएंगे या नहीं वापस आएंगे। कोई भरोसा नहीं है जनाब, ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ। तो इतनी फोर्स का फिर फायदा क्या है? हटा देनी चाहिए। वो तो सरकार को बताना चाहिए, सरकार को सवाल करना चाहिए। हाँ। जनाब हम तंग आ चुके हैं जनाब, कोई फायदा नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर पीछे जा रहा है। हाँ। हम जम्मू कश्मीर के मतलब लोग, कश्मीर में फोर्स की जरूरत है कि नहीं है, ये मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। आपके हिसाब से, आप कश्मीर में रहते हैं, मैं बताऊंगा जनाब जम्मू कश्मीर में कैसे हालात सुधरेंगे। हाँ। खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हाँ। अगर बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतरी आएंगे, सबसे पहले फिर युवा मिलिटेंसी छोड़ देगा, छोड़ेगा ना। हाँ। वही बंदूक उठा दें जिनके पास रोजगार नहीं है, हाँ। जो टेंशन में है, बेचैनी में है, बेकरारी में है। अगर कोई वहाँ कश्मीर में बात करते, उसी टाइम उनको पैसे देते हैं, जेल खाने में डालते हैं, जो हक की बात कर रहे हैं जनाब। ये मैं बताना चाहता हूँ। ये बात आपको, देखिए ये सारी महीन बातें हैं, और
इन सबको समझना चाहिए। हमारे साथ एक और शख्स हैं आप सर। एक बात बोल जी ज़रूर ज़रूर। सबसे पहले हमारा स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। स्टेटहुड वापस स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और बाकी रह गई 370 35 है। हाँ। हम तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। हाँ। वो मुझे पूरा उम्मीद है सुप्रीम सुनवाई कोर्ट तो पर। अकेले तो एक्सेप्ट कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाएगा। अगर आप स्टेटहुड वापस आ जाता है तो फिर तो सरकारें दोबारा फिर वही कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बनेंगी, और कोई बड़े लोकल दल तो है नहीं वहाँ पे। कौन कौन सा? हाँ। तो फिर भाजपा की सरकार बनना चाहिए वहाँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कश्मीर के निवासी हैं। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए हमको। हाँ। जम्मू कश्मीर के लोगों को हक है, हम भीख नहीं मांगते हैं जनाब। तो चलेगी हम कॉन्फ्रेंस। हक मांगते हैं। हाँ। ये किसका? हम भारत के रहने वाले नहीं, हमको हक नहीं मिलेगा। हम भारत के रहने वाले, हम भारत से हक लेंगे और किसी से हक नहीं लेंगे। हम भारत से हक लेंगे, भारत के रहने वाले हैं। चलिए सर, आपका क्या नाम हुआ, और आप एक दल का नाम बता रहे थे, आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं कश्मीर में, वो बताइए मुझे थोड़ा। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम सन्नी कांत चिब है, मैं जम्मू कश्मीर से हूं। मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया JKUT चेयरमैन हूं और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से चेयरमैन हूं यूथ का। करनी सेना से? बिल्कुल। और अपना जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, उसका स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर हूं। और मैं काफ़ी करनी सेना तो बीजेपी के समर्थन में है। देखिए, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, हाँ। एक करनी सेना, एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है। हाँ। अलग अलग संगठन है। एजेंडा तो मोस्टली सेम है। देखिए, एजेंडा है अपने देश को बचाना, अपने देश को सेफ करना। कैसे बचेगा? बट आप मुझे बताइए, देखिए बचाने के लिए तो सरकारें बैठी हैं ऊपर, हाँ। सेफ करने के लिए सरकारें बैठी हैं। करनी सेना अकेले तो पूरे देश को बचा नहीं सकती, पूरे देश को सेफ कर नहीं सकती। दूसरी बात बोलना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जंतर मंतर पे आज आया हूँ। मैं सबसे पहले अपने जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जहां में मैं रहता हूं, जहां की मैं खाता हूं, जहां पे मेरा घर है। पहले उनको लोगों को अपनी जो सुविधा है मुहैया कराने की बात करूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है, यूटी बनने के बाद जो सुविधाएं देने की बात जम्मू कश्मीर की जाती है, लेकिन आज तक वहां पे एक भी सुविधा वैसी नहीं है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स की जो मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, वो हर एक यूटीज के अंदर अमेंडमेंट है। यानी कि पंजाब में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक उस एक्ट को अमेंडमेंट नहीं किया गया। दूसरी चीज़, किसी यूटी के अंदर आप टोल प्लाजा क्या देखते हो? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कितने टोल प्लाजा हैं यूटी के होते हुए भी? तीसरी चीज़, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर यूटी बनाया तो वहाँ पे कुछ 108 एक्ट थे जो अमेंडमेंट करने की बात की थी, वहाँ पे अभी तक कुछ ऐसे एक्ट हैं जो अमेंडमेंट नहीं किए। और जम्मू कश्मीर एक ह्यूमन राइट वायलेशन से भरा पड़ा है, जहाँ पे हर कौन कर रहा है ह्यूमन राइट वायलेशन? देखिए, जब वहाँ पे इस तरीके के हम धरने प्रदर्शन या हमारी कुछ डिमांड्स हैं, जब उसको लेके पब्लिक आगे जाती है प्रदर्शन करने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जब वहाँ की मौजूदा पुलिस डिपार्टमेंट या कंसर्निंग जो भी रहता है, जो उन पे लाठीचार्ज करवाते हैं, उस तरीके की ह्यूमन राइट वायलेशन होती है। हमारे कुछ वहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के बच्चे थे, बॉर्डर बटालियन के बच्चे थे, BSF CF के जो रिक्रूटमेंट करने वाले, और हमारे 12th के स्टूडेंट के बच्चे थे अपनी रिजल्ट को लेके हमारे, और अपने जैसे कि हमारे अभी FA के बच्चे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे थे जिन्होंने रिक्रूटमेंट दी। हमारे JK यानी कि JK PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो रिक्रूटमेंट के बच्चे थे, उनकी सबकी लिस्टें जो है वो कैंसिल की। आज वो धरने पे हैं, और वहाँ पे बच्चियाँ, लड़कियाँ और यूथ जो हैं, जब प्रदर्शन करने वहाँ पे आए तो वहाँ पे लाठियाँ उनको मारी गई, उनको उठा के गाड़ियों के जरिए जेल में भरा गया। और मुझे बताइए, जब उनके साथ कुछ मतलब कि हिट करने का तरीका किया, उनके सबूत आज तक मेरे पास हैं, और मैंने ह्यूमन राइट के जरिए होम मंत्रालय में और ह्यूमन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पूरे प्रूफ के साथ भेजा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत बढ़ चुकी है। वहाँ के एक छोटे अधिकारी को, वहाँ के एक छोटे कांस्टेबल को नहीं पता कि ह्यूमन राइट वायलेशन क्या होती है, ह्यूमन राइट एक्ट क्या होता है, कि ह्यूमन राइट की अगर किसी को पता हो तो वहाँ पे इस तरीके बातें तो बहुत सारी होती हैं कि कश्मीर में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और आप जो है बदनाम करने वाली बातें कर रहे हैं। मैंने आपको पहले एक मिसाल दी कि यदि कभी आप किसी नहर के किनारे बैठते हो तो पानी बहता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, उसकी लहरें अच्छी लगती हैं, लेकिन उस नहरों के, उस पानी के अंदर क्या खूबियां हैं और कितना गहराई है उसके अंदर, वो तब पता चलता है जब उसमें कूदे इंसान। तो वो लहरों को देख के आप जज मत कीजिए कि इसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा बह रहा है, लेकिन उसके अंदर गहराई देखिए वो कितनी है और कितनी अंदर गंदगी है, वो तब जाके पता चल जब उसके अंदर वो हमारे लीडरान घुसेंगे। और हमारे सेंटर के जो सरकार है, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री
मंत्री जी, जहाँ हमारे होम मंत्री जी, ये जब जाते हैं जम्मू के दौरे के लिए तो वहाँ के कुछ दिग्गज नेता उनसे मिलके और उनकी रिव्यू लेके कि वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्यारा है, देखो कितनी पब्लिक है, चाहे वो पैसों से इकट्ठा करके उस पब्लिक को खड़ा कर दें, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो ये ऐसी बातें सुनते हैं, ये भी सोचते हैं कि शायद पता अच्छा होगा। लेकिन मैं कहता हूँ काश कहीं ऐसा एक रिवाज हो कि पब्लिक जो ग्राउंड सिचुएशन दिखाने वाली है उनके पास हमारे वो टॉप के लीडर वहाँ पे जाएं और उनसे पूछें कि आपके अंदर क्या दर्द है, क्या दुख है, कैसे आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, कैसे बॉर्डर के लोग, कैसे वहाँ पे लोग अपने फ्यूचर को लेकर रो रहे हैं। तब जाके पता चले कि मैंने जो वहाँ पे नुमाइंदे खड़े किए हैं, जहाँ अपने एलजी साहब को भेजा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे भेजी है, उनकी जो करामात है वो किस तरीके की, तब जाकर उनको असली पता चले। लेकिन अगर हमें शौक होता तो क्या हम जम्मू कश्मीर में भी मीडिया अड्रेस कर सकते थे? यहाँ आने की आन की जरूरत इसलिए पड़ी कि जम्मू कश्मीर को जब से यूटी बनाया है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने वालों को कुत्ता समझा जाता है कि भौंक के वो भौंकने दो इनको। एडमिनिस्ट्रेशन, जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो यही बोलती है कि भौंकने वाले कुत्ते हैं, भौंकने दो, अगर नहीं भौंकेंगे उठाओ मारो तो डालो अंदर जेल में। ये हालात जम्मू कश्मीर के अंदर की जाती है। लेकिन आज हम मजबूर होकर जंतर मंतर में आए हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए, और हम गुहार लगाते हैं और फरियाद करते हैं यहाँ की सरकारों से कि प्लीज जम्मू कश्मीर को इस तरीके से ना बदनाम कीजिए। जो चीज आप सच थोड़ा सा सबर करिए कि देखिए मोदी जी जो है बहुत सारे मुद्दों में व्यस्त हैं। देखिए, वो बड़े मुद्दों में व्यस्त हैं, अभी वो कश्मीर पे ध्यान देंगे भी थोड़े समय। मोदी जी को मैं नहीं गलत ठहराता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, ना कि वो एक जम्मू कश्मीर के मोदी जी, लेकिन जिसको सीएम या वहां का एलजी या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाते हैं, कम से कम उनसे तो रिव्यू लेना चाहिए कि ग्राउंड की सिचुएशन हमें सही में दे दो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन से लोग या कौन सी प्रॉब्लम किस एरिया की कैसी है, वो तो सही बताएं। क्योंकि ये रिपोर्ट लेते हैं ऊपर से, अंदर कुछ और होता है। क्योंकि हमारे एलजी साहब, वहां की हमारी सीआईडी, सीआईबी, क्राइम ब्रांच कुछ भी जब रिपोर्ट लेके आती है तो वो मौजूदा हालात जो होती है वो नहीं दिखाती, वो उससे हटके दिखाती है। तो एलजी साहब जो सोचते हैं ये सही हो रहा है तो वही दिखा के सेंटर में दिखाया जाता है। लेकिन अंदरूनी हालात जो है, मैं यही प्रधानमंत्री मोदी जी को एक आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द उनके रिव्यू जो लोगों के लोकल हैं वो लेना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं डिलिमिटेशन, परिसीमन जो अपनी वहाँ पे हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वहाँ पे चंद मंत्री जहाँ वहाँ के टॉप के लीडरानों की बस उसी बैठक में वो जो है डिलिमिटेशन का जो पूरा प्रक्रिया हुई है, वहाँ के लोकल लोग, यानी कि मैं खुद मैं भी वहाँ का एक एक्टिव लीडर हूँ, वहाँ पे मुझे तक नहीं अपने लोगों की आवाज़ पहुँचाने दी। सिर्फ सेलेक्टिव बंदे थे, सेलेक्ट करके रखे थे कि जो उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, उन्हीं को वहाँ पे अंदर लिया गया और उन्हीं की वजह से वहाँ पे परिसीमन हुआ, उन्हीं की वजह से डिलिमिटेशन हुआ। लोग आज भी परेशान हैं। वहाँ पे ऐसी असेंबली सीट्स बना दी हैं जिसमें 3-3 एसडीएम बैठते हैं। मुझे बताइए इतनी बड़ी असेंबली सीट्स क्या एमपी सीट लड़ेंगे वहाँ पे? इस तरीके की वहाँ पे डिलिमिटेशन की है। वो मैं कहता हूँ कि लोग भी परेशान है कि एक एरिया से किस एरिया में जाएंगे हम वोट डालने। ये गलत किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। इनकी योजनाएं अगर अच्छी होंगी, लेकिन करने की जो तरीका है वो बहुत गलत है। और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ यहाँ पे रिफ्यूजीज का पैसा पड़ा हुआ है, आज तक वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अगर किसी से हमें रिफ्यूजीज कंपनसेशन लेने जाना होता है तो वहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि हमें इतनी रिश्वत चाहिए, अगर इतना दोगे तो हम अपना काम करेंगे। ये किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन है? और वहाँ पे जो मुझे बताइए रिफ्यूजीज अपना घर बाहर छोड़ के अपने जम्मू में बैठे हुए हैं, उनकी 25 लाख हमारे माननीय होम मंत्री जी ने एक फैमिली को देने की बात की थी। आज 5.5 लाख किस्त जो है 5 साल से वो तक नहीं पूरी हो पाई। वो पैसा किसके पास है? हमारे बॉर्डर के एरिया पे जो गोली खाते हैं, जिनके तारबंदी में वो जमीनें आई हैं, उनके कंपनसेशन का पैसा सेंटर से गया है, आज तक वहां पे लोगों को पूरा नहीं मिल पाया। ये कहाँ है वो पैसा? ये किसको सोचना चाहिए, यहाँ के प्रधानमंत्री या होम मंत्रालय को, कि जम्मू कश्मीर में इतना पैसा जा रहा है, जा कहाँ रहा है? अगर लोगों के पास नहीं पहुंचेगा तो किसके पास जा रहा है? तो इस चीज़ें के लिए मैं कहता हूं कि तभी आज आके हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया कि हमारी जो न्यूज़ है वो बराबर मंत्रालय तक पहुंचनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो देखो, वहां के बॉर्डर के लोगों को देखो, वहां की एजुकेशन कितनी खत्म हो चुकी है, स्कूलों में कुत्ते सोए होते हैं, वहां के हॉस्पिटल तक नहीं है। जो हमारी माताएं हैं, जब बहनें हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको ले जाने के इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आज तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। और हमारी सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में जम्मू कश्मीर का सबसे लेटेस्ट मुद्दा है, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का। जो महाराजा जम्मू कश्मीर
कश्मीर रियासत को हिंदुस्तान के साथ विलय करवाने वाले महान हस्ती जो है, उनके जन्मदिन की छुट्टी के लिए बात करें, आज तक वो नहीं दे पा रही है। कहाँ की सरकारें हैं? अच्छा, मैंने भी ये बात आपकी सुनी कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी, ऐसा क्या महान काम किया था कि महाराजा जी ने कि उनके जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए? देखिए हिंदुस्तान, उन्होंने तो विलय भी डिले करवाया था। मैं पूरा बताऊंगा आपको। देखिए वो तो आराम से कबायली हमले का देखिए इंतजार कर रहे थे। मैं बताऊंगा। देखो हिंदुस्तान के हर एक कोने में हाँ। जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकारों ने जो है वो कब्जा किया, हाँ। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह जी ने हाँ। हमारे जम्मू कश्मीर को कब्जा नहीं होने दिया। जो ब्रिटिशर वहां पे कब्जा करने आ रहे थे, हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी ने 75 लाख रुपए में 1985 में जो है वो खरीदा था अंग्रेजों से। और वो जो अंग्रेज थे कश्मीर में जाके जमीन में नहीं, उस डल में जो है शिकारा बनाया, शिकारे में रहे, क्योंकि जमीन में वो रहने का उनको हक नहीं था। और आज वो जो हमारा जम्मू कश्मीर है फ्री अपना ब्रिटिशर से है, कभी हम गुलाम नहीं रहे उसके। और दूसरी बात रही उनके बेटे महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह जी ने ऐसे ऐसे रिफॉर्म वहां पे एक्ट लागू किए हैं जो सोच भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कोई भी जाति जब पार्टीशन के बाद कश्मीर में दंगे हो रहे थे ना, तब महाराजा हरि सिंह मुंबई में पूल खेल रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरदार पटेल की किताब में लिखा है। आपने अच्छी किताब पढ़ी है और उस किताब के जरिए मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब यहाँ के, और शेख अब्दुल्ला कश्मीर को सौदा करने के लिए लाहौर गए थे जिन्ना के पास। और उस शेख अब्दुल्ला की बदौलत हमारे जम्मू कश्मीर की आज जो हालात है, आज वही पैदा हुई है। और उनके बेटे आज सरकारें चला के। हरि सिंह का इग्नोरेंस आप नहीं मानेंगे। मैं पूरी बताता हूँ पूरी बात। और शेख अब्दुल्ला का डर था कि महाराजा हरि सिंह जी है वो कश्मीर भी ले जाएंगे और अपना जम्मू भी ले जाएंगे और हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे। मेरी बात सुनिए, हरि सिंह जी का प्लान अलग था। वो इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे। कंट्री पहले की थी, वो चाहते नहीं थे। जम्मू प्रिंसली स्टेट में और कंट्री में अलग मैं कहता हूं वो कंट्री थी, पीओजे के पूरा था, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, देवा बटाला, वो सारा का सारा जम्मू कश्मीर के अंडर था। उसके बाद महाराजा हरि सिंह की जो सोच थी कि जम्मू कश्मीर के जितना भी एरिया है वो ना पाकिस्तान के साथ जाए, ना वो अपना किसी का गुलाम बने, अगर रहे तो वो हिंदुस्तान के साथ रहे। सुनिए, नहीं, आपकी गलत सोच है। क्या मैं मेरी बात सुनिए, अगर वो ऐसे होते तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास नहीं आते, वो पाकिस्तान जाते। अगर कबायली हमला ना होता ना, तब वो इंडिया से हेल्प भी नहीं मांगते। कबायली हमला करवाने वाले शेख अब्दुल्ला थे जिन्ना के साथ मिलकर जिन्होंने करवाया। और अग्री, वो चीजें मान सकता हूँ, लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने ही राज्य के प्रति इग्नोरेंट है, उनके नाम पर आप छुट्टी कैसे मांग सकते हो? नहीं, इग्नोरेंट नहीं है वो, इनको नहीं बोल सकते इग्नोरेंट, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने ही मैं कहता हूँ रिफॉर्म्स ऐसे ऐसे एक्ट किए हैं, आपको भी नहीं वो पता होगा कि जिन्होंने सबसे पहले वहां पे जातिवाद खत्म किया। खत्म हो गया कश्मीर में जातिवाद? बिल्कुल। कहाँ का है मुझे बताइए? एससी हो, दलित हो, एसटी हो, सुनते रहिए मेरी पूरी बात। जब आपको नहीं पता हो तो मेरे से सुन लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। वहां पे मंदिर, स्कूल, कॉलेज वो 1927 में जाके वो पूरे खोले। बाल विवाह वहां पे बंद करवा दिया। उसके बाद जो हमारे कुछ और रिफॉर्म्स थे, जैसे कि हमारे रेगुलेशंस एक्ट थे कि जो खेती करेगा उसके नाम हो। जातिवाद फिर वापस कैसे आ गया? फिर कश्मीर कैसे जातिवाद वापस कैसे आ गया? वहां पे कोई जातिवाद नहीं, कोई जातिवाद किस तरीके का है अभी बताते हैं। बताता हूँ। कुछ ही दिनों पहले इसी जंतर मंतर पे कश्मीर के ही लोगों का एक प्रदर्शन था जो ये कह रहे थे कि कश्मीर के अपर कास्ट जो हैं वो क्या कहते हैं, पहाड़ों और जंगलों में रहने के कारण, ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण जो है वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं एसटी में। ठीक है, तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? आप बताइए। आपको एक बात बोलूं, जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी, एससी और दलित उनको 25-25, 30-30% उनको रिजर्वेशन है। जनाब अली, वहां पे जो जितने भी टॉप के ऑफिसर हैं एसटी, एससी और दलित कम्युनिटी के हैं वहां पे, चाहे आईपीएस भी हो, आईएएस भी हो। तो फिर तो 370 अच्छा है ना। 370 हटने के बाद रिजर्वेशन भी अच्छी तरीके से लागू हो पाएगा। तो हमने कब कहा बुरा है? लेकिन हमें स्टेट तो वापस मिले, जो यूटी दे दी उसको तो वापस दे। मुझे बताइए कि अगर 370 हटने से आपको कोई समस्या नहीं है? मुझे बताइए 370 बताइए ना। हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें वहां पे पूरी जो चीजें हैं वो तो मिलनी चाहिए। वो नहीं देंगे क्या? स्टेटहुड चाहिए आपको? स्टेटहुड और वहाँ की जो लोकल मुसीबत है, स्टेटहुड के समर्थन में मैं भी हूँ। मुझे बताइए, स्टेटहुड है जो वहाँ पे लोकल समस्या वो नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, हमारे लोगों का जो मसले मसाला वो नहीं चाहिए, हमारा कंपनसेशन नहीं चाहिए। अग्री, ये चीज मैंने पूरी बात पे आपको टोका नहीं, लेकिन जब आपने बोला कि कश्मीर में जातिवाद नहीं है, तब मैंने आपको किस तरीके की जातिवाद? मुझे बताइए, आप कश्मीर में जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी कांचिब है। अच्छा, क्या किस में आते हैं? जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, किस में? मैं जनरल में हूँ।
जनरल में आते हैं। अच्छा, तो आपके परिवार में आखिरी इंटरकास्ट मैरिज कब हुई थी? उसमें तो मैं अभी तो कोई हुई नहीं है। हुई भी हाँ, होगी तो मेरे इसको जातिवाद कहते हैं सर। इसमें हुई होगी, देखिए मेरी बात इसको जातिवाद कहते हैं। हुई होगी। मेरे खुद अपने कजन ताया जी हैं, उनकी लड़की हुई है, हाँ, महाजन में हुई है उनकी। हाँ। बिल्कुल। एक और मेरी कजन है, उनकी महाजन में हो रही है, तो मैंने तो कुछ नहीं बोला उसमें। हाँ। कर रहे हैं वो, इसमें क्या बोल सकते जब आपकी शादी हो गई? मेरी हाँ होगी। हाँ जी, आप बच्चे वगैरह भी होंगे? अभी तो नहीं है। चलो। हाँ, चलो फ्यूचर में होंगे। बिल्कुल। तो अपनी बेटी की शादी किसी एससी से करवाने में कंफर्टेबल होंगे आप? देखिए इन फ्यूचर हमारे Yes or no? नहीं, मेरे को पूरी बोलने दो ना, फिर हाँ। उसमें यस और नो आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ। फ्यूचर में हमारा देश किस तरीके से रफ्तार पकड़ के आगे बढ़ रहा है, उसमें जाति हो, बात हो, चाहे मजहब हो, क्या चीज़ हो, हाँ। उसमें उस चीज़ का मैटर नहीं करता कि इंसान का फ्यूचर कहाँ पे सेटल हो, वो चीज़ मैटर करता है। जहाँ पे जिसकी खुशी हो वहाँ पे वो चीज़ मैटर करता मैं है। बताता हूँ आपको जातिवाद किस तरीके से है। जब हम अरेंज मैरिज के बारे में बात करते हैं ना, और अरेंज मैरिज में हम धर्म नहीं देखते, हम जाति देखते हैं, है ना। जब अरेंज मैरिज में हम एक ऐसा व्यक्ति देखेंगे ना कि ये व्यक्ति लायक है कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे बच्चे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, अरेंज मैरिज में जब देखेंगे तब हमारा जातिवाद खत्म होगा। और जब हम कहते हैं ना हाँ उन्हें जो पसंद होगा वो, नहीं, तब वो हमारा जातिवाद तो होता है, लेकिन बच्चे का जातिवाद खत्म हो चुका होता है। देखिए पहली बात मैं आपको बोलूँ, पहले आप अपना क्या मजहब छोड़ दोगे? जिस मजहब पे आप हो हाँ। आप वो तो छोड़ोगे नहीं। मेरा कोई मजहब नहीं। देखिए मेरी बात नहीं, मजहब तो किसी का भी होता है, इंसानियत सबसे पहले होती है, मजहब उसके बाद होता है। हाँ। लेकिन जिस मजहब पे ऊपर वाले ने पैदा किया है, पहले उसकी कदर करना जरूरी है। हाँ। कि आप क्या बोलोगे जिसने पैदा किया उसकी कदर ना करूं, मैं उस ईश्वर मजहब को छोड़ दूं? मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। मैं नहीं खुद जानता रखता। कि ईश्वर मेरे क्या है, लिए जो नहीं है। भगवान है वो अनदेखा है, यानी कि हर जगह भगवान है मेरे लिए। हाँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मूर्तियों में है, कहीं पे है, इनविजिबल है। मैं तो कहता हूँ है ही नहीं उनका कुछ, बिल्कुल भगवान जैसी कुछ चीज ही नहीं है। बिल्कुल। जो अच्छा, तो आप कैसे चल रहे फिर रहे हो फिर? हाँ? आप कैसे चल फिर रहे हो? बुद्ध के बारे में जानते हैं आप? मैं भगवान नहीं बुद्ध के जानता। बारे में नाम जानते सुना हैं? लेकिन जानता हैं? हूं। महापुरुष बुद्ध कहते थे कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता है, सब विज्ञान है। जो चीज विज्ञान नहीं समझा सकती वो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। बिल्कुल। तो ज्ञान कौन समझाएगा? दुनिया समझाएगी, पब्लिक समझाएगी, हमारे ग्रंथ समझाएंगे। वो कौन समझा सकता है? ग्रंथ ही समझाएंगे ना। जो अब गीता, यानी कि आप मानते नहीं, यानी कि आप मानते हैं कि पुष्पक विमान उस टाइम हवाई जहाज था। जब लोग बताते हैं तो हमें मानना पड़ेगा। हाँ। उस टाइम तो मैं पैदा हुआ नहीं था कि मैं बता दूं क्या प्रूफ था यार ये विमान उड़ रहा था, लेकिन अब जब मतलब राइट ब्रदर्स ने जो हवाई जहाज बनाया वो नहीं था असली। छोटी सी बात पहले रावण के पास था। जो चीज दिखती है वो बिकती है। अब वो दिख रही है तो वो बिक रही है। अब क्या बोल सकते हैं उसमें? अगर तब मैं पैदा हुआ होता, देखो आज आपको मैंने देखा, आपका चैनल देखा, मुझे पता ये चैनल है। अगर नहीं देखा होता तो मैं कैसे बोल सकता? हाँ, यानी कि अनुभवों के ऊपर बात होती है ना। यदि आपको हमारे चैनल से आज हम बात कर रहे हैं तो ये अनुभव है। यदि मेरा अनुभव ही नहीं है, की हुई है, देखा हुआ है, हाँ, यानी कि आपको पुष्पक विमान पे नहीं मानना चाहिए। तो मैं क्यों मानूं? मैं मुझे बताइए। अभी आपने बोला मानते हो। नहीं, मैंने बोला देखा हुआ है तब मानता हूं, लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे पता नहीं वो सच था कि झूठ था, क्या था। हाँ। मैं उस पे पूर्ण विराम क्यों लगाऊं कि हाँ ये सही था यार? मैं कैसे बोलूं जब वो मुझे पता ही नहीं सच था कि झूठ था। आप मुझे बताइए, केरला में कोई मसला हो रहा, मुझे क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, जब तक उसको मैं खुद आंखों से ना देखूं। जो चीज उसको समझने का वैज्ञानिक तरीका है ना, किसी ने जाके रिपोर्ट किया होगा। जो लिखित चीज होगी, जैसे बाइबल में है, गीता में है, कुरान में जो लिखा होगा, क्या उसको भी नहीं मानेंगे हम? उसको तो मानेंगे। जो लिखा हुआ उसको तो मानेंगे। यानी कि कृष्ण के अवतारों को आप मानते हैं, राम जी को आप मानते हैं, ब्रह्मास्त्र वहाँ पे न्यूक्लियर बम होता था, हमारे गीता में लिखा हुआ उसमें इंटरनेट होता था महाभारत के जमाने में, मानते हैं आप ये? इंटरनेट क्यों मानूंगा? उस टाइम कौन सा इंटरनेट होगा? मोदी जी कहते हैं इंटरनेट था महाभारत के जमाने में, संजय के पास इंटरनेट था। उन्होंने एक्टिवेट करवाया होगा, हमें तो नहीं पता उस चीज के लिए। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने एक्टिवेट करवाया होगा ना, वो कुछ भी करवा सकते हैं। वो क्या पता राम जी को बोलने के वो हीरो है तब के, उन्होंने मूवियां बनाई हुई हैं, क्या पता वो ऐसा ही बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए जो चीज है हम उसी का साथ देंगे। जो सेकुलरिज्म हमारे देश के अंदर बोली जाती है उसको हमने कायम रखना है। जो हमने देश के अंदर अपने गुलदस्ते की तरह हर एक वासी को, हर एक नागरिक को, हर एक इंडियन को जो एकजुट होने का मैसेज वो देना चाहिए। क्योंकि आप अगर दिल्ली से हो, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं क्योंकि जम्मू कश्मीर का पानी पी के या खाना खा के बड़ा हुआ हूँ, तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ लेके ही आपके पास आऊँगा और फरियाद करूँगा हमारी सेंटर की सरकारों को कि जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनका रिव्यू अच्छा सा लीजिए, ग्राउंड सिचुएशन देखिए कि वहाँ पे क्या हालात है हमारे लोगों की। उस तरीके से आप अगर पूरा करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छी खुशी मिलेगी। क्योंकि बीजेपी को हमने जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े अच्छे तरीके से वोट दिया, लेकिन वोट देने के बाद 25 MLA वहाँ पे हमने खड़े किए, उन 25 MLA
इन्होंने आज तक हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिसके वजह से हमें खुशी हो, तब जाके आज हम मजबूर होकर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हुए। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए इन सभी बातों से आप अग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, और वो ज़रूरी है। डिसएग्रीमेंट लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने हिस्से के हर तरीके के सवाल सर से पूछे, इनके सरोकार के सवाल भी पूछे, इनके खिलाफ भी सवाल पूछे, और वो सवाल भी पूछे जो आपका टीवी मीडिया आपको रोज़ दिखाता है, वो सवाल भी पूछे। तो इन पूरी बातचीत के बारे में आपका क्या विचार है, जो भी हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।